हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेथ ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट डुएस डायरेक्टेड, जिनके हमारे एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या तो इनमें से ही हमारे एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर के डुएस डायरेक्टेड आएंगे, या फिर इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन सारे ही डुएस डायरेक्टेड को समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अब इसमें हमें करना क्या है, देखिए, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यानी कि हमें इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करना है। ठीक है, अब देखो, ये बात तो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि इफ का मतलब होता है यदि। ठीक है, इफ का मतलब होता है यदि, और ये जो अनलेस है, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस का मतलब क्या होता है? यदि नहीं। तो जब सेंटेंस में अनलेस आ जाता है तो वो सेंटेंस का निगेटिव मीनिंग निकलता है। क्या मीनिंग निकलता है? निगेटिव मीनिंग निकलता है, क्योंकि अनलेस में नॉट इंक्लूडेड होता है, जिसका मतलब ही होता है यदि नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, ये सेंटेंस इफ से बना हुआ है, पहले इसका मतलब समझते हैं, इसके बाद आप अनलेस से यूज करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। देखिए, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यदि वे सही तरीके से सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, यानी कि उनको पनिश किया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, अब हमें अनलेस का यूज़ करना है, तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे, इफ़ के प्लेस पर हम अनलेस लगा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली राइट कर लेते हैं अनलेस। ये मैंने राइट कर लिया है अनलेस। ठीक है, इसके बाद हमें दे को लिखना है, जो कि सब्जेक्ट है दे। ठीक है, अब हमारा पहला वाला जो सेंटेंस है वो निगेटिव है, तो इसको हमें अफर्मेटिव बनाना होगा। क्यों करना है ऐसा? ऐसा इसलिए करना है कि अनलेस में नहीं इंक्लूड है, तो डबल से हमें नॉट का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अनलेस के साथ अलग से नॉट नहीं आता है, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली आएगा, डू नॉट हट जाएगा। तो अनलेस दे, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं वर्क, वर्क प्रॉपरली, तो मैं यहाँ पे सिंपली राइट कर देता हूँ प्रॉपरली। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाइए। अब हमें बाद वाले में चेंजेस कुछ भी नहीं करना है, ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग वही निकल रहा है जो पहले निकल रहा था। ठीक है, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली मतलब यही निकला कि यदि वे ठीक तरह से ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पर हम यहाँ पे राइट कर देंगे दे विल बी पनिश्ड। ओके, यहाँ पे हम सिंपली राइट करते हैं दे विल बी पनिश्ड। तो ये हमने इसको इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करके रीराइट कर दिया। ठीक है, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। या तो इस तरह से, या तो यही क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर अनलेस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। और नेबर्स लिव हेयर फॉर 5 years, इस तरह से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट 10 years के, बल्कि उससे भी पहले के मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद में जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का लेवल यही होने वाला है आपके एग्जाम में, इसलिए आप बिल्कुल भी लाइटली ना लीजिए, वीडियो को बिल्कुल सीरियसली देखिए और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो देखो, और नेबर्स लिव हियर फॉर 5 years। ठीक है, करना क्या है? रीराइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट वर्ब, आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म का यूज़ करना है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो वर्ब है लिव, अब पहले सेंटेंस को देखो कौन से टेंस का है। यहाँ पे देखिए 4-5 years लिखा हुआ है, 4-5 years, यानी कि 4 का यूज़ किया जा रहा है। और सिंस और 4 का यूज़ कहाँ पे यूज़ होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब परफेक्ट कंटिन्यूस से आपको याद आया होगा V1 ING। क्या याद आया है? V1 ING। और हेल्पिंग वर्ब भी आपको याद आना चाहिए, हैज़ बीन और हैव बीन। बस इतना आप अगर समझ गए तो इसका सही यूज़ करोगे। तो कैसे बनेगा देखो, और नेबर्स हमारा प्लूरल है, इसके बाद आप क्या लगाएंगे? आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, प्लूरल इसलिए हैव, और हैव के साथ क्या लगता है? बीन। और लिव में क्या लगाएंगे? लिविंग, ING लगाएंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ING। और नेवर हैव बीन लिविंग, बाकी हेयर फॉर 5 years सब कुछ सेम रहेगा, एज इट रहेगा, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। नेवर प्लूरल वर्ड है, एस लगा हुआ है इसलिए हैव लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे एस नहीं होता, नेवर सिंगुलर होता, तो हम यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, बिकॉज हैज़ बीन का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, और हैव बीन का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो नेबर्स प्लूरल है, नेबर्स मतलब पड़ोसी होता है ना, और नेबर्स मतलब कि हमारे पड़ोसी जो हैं, हैव बीन लिविंग है फॉर 5 years, मतलब हमारे पड़ोसी यहाँ पे 5 सालों से रह रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद आपको सेंटेंस को कंप्लीट करके फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी डिड चेंज टू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनेट का है, ये जो डिड है डू की सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है? डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। ठीक है, और V2 है,
मतलब मेन वर्ब है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। तो बस इसको नेगेटिव बनाना है, तो कैसे करेंगे, देखो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब अब हम लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए डिड, बिकॉज पास्ट में डिड का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। नेगेटिव है तो नॉट तो लगाना होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, डू और इट। वी डिड नॉट डू इट, इस तरह से इसको बना देंगे। वी डिड नॉट, ये डू ज़रूर लगाना है ना, डू लगाना मत भूलना, ठीक है। वी डिड नॉट डू इट, ये हमारी मेन वर्ब थी, ये हेल्पिंग वर्ब थी। वी डिड नॉट डू इट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द मैन इज माई नेबर, द मैन इज टॉकिंग टू योर अंकल। लास्ट ईयर भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज का एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज का आपको यूज़ करना है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू एन एडजेक्टिव क्लॉज। अगर आपसे रिलेटिव क्लॉज कहा जाए, आपसे कहा जाए रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, तो रिलेटिव क्लॉज में भी आपको इसी तरह से बनाना है जिस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है। रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो द मेन जो कि हमारा सब्जेक्ट है, पर्सन वाली बात चल रही है, हु से कनेक्ट होगा, है ना, इसका मतलब होगा जो। तो कैसे होगा, थोड़ा जल्दी से कवर करते हैं। देखो द मेन, पहले हम लिखेंगे द मेन, इसके बाद सेकंड सेंटेंस का द मेन जो सब्जेक्ट है वो हटेगा। अब यहाँ पे हमें लगाना होगा रिलेटिव प्रोनाउन जो कि हु है, द मेन हु। फिर इसको लिख दीजिए इज टॉकिंग टू योर अंकल, इज टॉकिंग टू योर अंकल, ठीक है। द मैन इज टॉकिंग टू योर अंकल। अब क्या बचा, इज माई नेबर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इज माई, ये नेबर, ये पूरा लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा, अब स्पेलिंग पूरी लिख लीजिएगा। द मैन इज टॉकिंग टू यू, द मैन हु इज टॉकिंग टू योर अंकल इज माई नेबर। व्यक्ति जो आपके अंकल से बात कर रहे हैं वो मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है। इस तरह से इसको करेक्ट करना है आपको उसे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ही डज हिज ड्यूटी, नेगेटिव बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, बिकॉज सब्जेक्ट सिंगुलर है। नेगेटिव बनाएंगे तो आप लगाएंगे नॉट, ही डज नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे डू, देन हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। इस तरह से नेगेटिव बनाएंगे, इस डू को जरूर लगाना, डू लगाना मत भूलना, ठीक है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सूरज शट द डोर, चेंज इनटू नेगेटिव। भाई ये भी हमारा पास्ट में है, शट। प्रेजेंट में इसलिए नहीं है क्योंकि अगर प्रेजेंट में होता तो शट में एस का यूज़ होता, जो कि नहीं हुआ है, मतलब V2 है, इसलिए हम यहाँ पे डिड नॉट का यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे सूरज डिड नॉट शट द डोर, राइट। सूरज डिड नॉट शट द डोर, ठीक है। डिड नॉट से बनेगा क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का था, इसलिए डिड नॉट से बनेगा। सूरज डिड नॉट शट द डोर। कैसे पता चलेगा भाई आपको पास्ट का था, क्योंकि शट में एस नहीं लगा है। टेंस आपने पढ़े, आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो शट में एस लगता। शट हो, रीड हो, पुट हो, कट हो, तो वर्ब में एस का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। नहीं होता तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट की V2 है, जो कि ऑल सब्जेक्ट में यूज़ होती है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एज सुन एज द सन राइजेस आई वेक अप। अब देखिए सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर आपको कॉमा लगा लेना है। ये फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है, यानी कि एज सुन एज के साथ कॉमे का यूज़ होता है। तो बाय मिस्टेक यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है, लेकिन ये फुल स्टॉप नहीं, कॉमा है यहाँ पे, ठीक है। एज सुन एज द सन राइजेस आई वेक अप। अब हमें करना क्या है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग नो सूनर देन। यहाँ पे हमें नो सूनर देन का यूज़ करके इसको रीराइट करना है। अब कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको एज सुन एज को हटाकर नो सूनर लिखना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि एज सुन एज को रिप्लेस कर देना है नो सूनर से। तो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं यहाँ पे नो सूनर, ये मैं आपको राइट करके दिखा देता हूँ। ये हमने सिंपली राइट कर लिया नो सूनर, ठीक है। इतना आपको समझ आया। एज सुन एज को हटाकर आपको नो सूनर लिखना है। अब इसके बाद जो सेंटेंस है कॉमा तक, यहाँ पे ये कॉमा है ना, कॉमा तक, तो द सनराइजेज, मतलब जो भी सेंटेंस हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। द सनराइजेज लिखा है यहाँ पे, तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस है नो सूनर के, इसको आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। और इस बात को आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर लीजिएगा कि नो सूनर के बाद आने वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो द सनराइजेज को आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे डज, डज, नो सूनर डज। फिर हम लिखेंगे द सन, इसमें से हम ऐसा हटा के सिर्फ राइज लिखेंगे, नो सूनर डज द सनराइज। इतना आपको समझ आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। एज सुन इसको हटाकर हमने नो सूनर लिखा, और नो सूनर के जस्ट बाद आने वाला जो सेंटेंस है कॉमा तक, उसको इंटेरोगेटिव बनाना है टेंस के अकॉर्डिंग। डज द सनराइज हमने यहाँ पे कर दिया। अब ये कॉमा है, इस कॉमे को हटाकर आपको लगाना है देन।
कॉमे के प्लेस पर आपको यूज़ करना है। देन इसके बाद वाले सेंटेंस को एज इट आपको राइट कर देना। आई वेकअप है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आई वेक अप। ठीक है, कैसे बना? नो सूनर डज द सनराइज देन आई वेकअप। अब किसी भी तरह से सेंटेंस पूछा जा सकता है और एज सून एज के प्लेस पर नो सूनर का यूज़ आपसे करवाएं तो बस एज सून एज को हटा के नो सूदन लिख देना और पहले वाले सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना देना टेंस के अकॉर्डिंग और कॉमे को हटाकर आप देन लगा देना। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। सो दैट का यूज़ करना है, बहुत ईजी है, आपसे बन जाएगा और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, वेरी को हटाकर आपको सो लिखना है, हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस और दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगाते हैं हम, दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि फुल स्टॉप के प्लेस पर आपको दैट लगा देना है, वेरी के प्लेस पर आपको सो का यूज़ करना है। तो हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, इजीली बन जाएगा आपसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको चेंज करना है। ठीक है, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, तो कैसे करेंगे, द चाइल्ड इज और क्राई में आप लगा दीजिएगा ING, द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में चाइल्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब इज और क्राई में क्राइंग का यूज करेंगे, बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। टू डू का यूज करना है, तो टू का यूज़ करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस बार टू आ सकता है क्योंकि नेक्स्ट मतलब लास्ट ईयर सो दैट का यूज़ हुआ था। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो सो दैट वाला आया था और अब जो आने के चांसेस है टू के 2023 में टू वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कैसे करोगे ज़रा समझ लीजिए। देखो, ही इज़, सो को हटाइए, आप यहाँ पे लगाइए टू। चलो मैं राइट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ही इज़ टू वीक, ही इज़ टू वीक। ठीक है, अब दैट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर आप यहाँ पे राइट करिए टू वर्क एनी मोर, टू वर्क एनी मोर। ठीक है, फुल स्टॉप लगा ली, इज टू वीक टू वर्क एनी मोर। यानी कि हमें करना क्या है, देखो, सो के प्लेस पर आपको टू का यूज़ करना है, सो के प्लेस पर आपको सिंपली टू का प्लेस कर यूज़ करना है और दैट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर आपको TO2 का यूज़ करना है, बस। इज टू वीक टू वर्क एनी मोर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई। इंदौर इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुंबई है। इंदौर वैसे भी मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करना है। तो आपको कैसे करना है, देखिए, बाद वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि मुंबई है, तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए मुंबई, मुंबई। ठीक है, इसके बाद लिखिए इज, मुंबई इज बिग की कंपेरेटिव डिग्री आप क्या लिखोगे, बिगर, मुंबई इज बिगर। इसके बाद हम यूज़ करते हैं देन और आप राइट कर दीजिए इंदौर, मुंबई इज बिगर देन इंदौर। मुंबई इंदौर से बड़ा है तो बिगर कर दीजिए आप यहाँ पे और यहाँ पे देन लगाते हैं कंपेरेटिव डिग्री के बाद। सीधी सी बात है, मुंबई इज बिगर देन इंदौर, मुंबई इंदौर से बड़ा है। बात वही है कि इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई। इंदौर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुंबई है, यानी कि मुंबई इंदौर से बड़ा है। इंदौर वैसे भी मिनी बॉम्बे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे वर टू स्लो टू विन द रेस। अब हमें करना क्या है, सो दैट का यूज़ करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सो दैट का यूज़ इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो करोगे क्या, देखो, स्टार्टिंग हम लिखते हैं दे वर, इस टू को हटाकर आप लिख दीजिए सो, है ना, इस टू के प्लेस पर लिखिए सो, देवर सो स्लो, देवर सो स्लो। इस टू को हटाकर आप क्या लगाएंगे, दैट देवर सो स्लो दैट। अब सब्जेक्ट आप यहीं लिखिएगा, दे, पास्ट की बात है इसलिए आप लगाइए कुड नॉट। ठीक है, दे कुड नॉट विन द रेस। ठीक है, दे वर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस। इस तरह से हम इसको सो दैट का यूज करके बनाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको टू के प्लेस पर सो का यूज करना है और TO2 के प्लेस पर आपको दैट का यूज करके सब्जेक्ट वही लिखना है जो स्टार्टिंग में आया है। अगर वर्क का यूज हो रहा है या वाज का यूज हो रहा है तो आप कुड नॉट लगाइए और इज एम आर का यूज हो रहा है तो आप कैन नॉट लगाइए। बस इस तरह से इसको बना दीजिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देवर प्लेइंग हॉकी चेंज द वॉइस। वॉइस एक आपका 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, एक वॉइस आता है, एक नेगेटिव का आता है, तो पैसिव वॉइस ज़्यादातर कंटिन्यूस का आएगा। तो देवर प्लेइंग हॉकी तो कैसे बनाओगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे हॉकी, हॉकी इज, कंटिन्यूस की बात है तो आप यहाँ पे लगाएंगे, सॉरी इज नहीं आएगा, वाज आएगा, पास्ट की बात है। दे, हॉकी ऑब्जेक्ट है पहले तो हॉकी लिखेंगे, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हॉकी वॉज, हॉकी वॉज। अब यहाँ पे लगा दीजिए आप बीइंग,
हॉकी वॉज बीइंग प्ले की थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा प्लेड, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय, दे का ऑब्जेक्ट होगा देम, ठीक है। हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, इस तरह से इसको बना देंगे पैसिव वॉइस में। पहले ऑब्जेक्ट लिखा हमने जो कि हॉकी था, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने वॉज लगाई क्योंकि हॉकी हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट था। कंटिन्यूस इसलिए हमने बीइंग का यूज़ करा, और सारे पैसे में V3 का यूज़ करते हैं। बाय लगा कर देखो देम से रिप्लेस कर देंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग। ओनली 20 क्वेश्चन निकाले, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है बस, 20 में से आपके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस, नाइदर नॉर का यूज़ करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे देखो, पहले आप लिखोगे सीता, सीता डज नॉट को हटा के आप यहाँ पे लिख दीजिएगा नाइदर, सीता नाइदर, सिंग में एस लगा दीजिए सिंग्स, और यहाँ पे लगा दीजिए नॉर, और डांसेज लिख दीजिएगा, ठीक है। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेज हो जाएगा। शी डज नॉट को हम डबल से रिपीट नहीं करेंगे। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेज, हाँ यहाँ पर भी डांसेज का ही यूज़ होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाय अ कार, रेड यूजिंग अ नॉन फाइनाइट क्लॉज, तो ये नॉन है, नॉन कर लेना इसको, है ना, नॉन फाइनाइट क्लॉज है, ठीक है। तो कैसे करोगे देखो, ही सेव्स मनी, ही सेव्स मनी, इस सब को हटाकर यहाँ पे लगा दीजिएगा टू, ही सेव्स मनी टू बाय अ कार, ही सेव्स मनी टू बाय अ कार। तो नॉन फाइनाइट में हमें यहाँ पे टू के बाद डायरेक्ट V1 का यूज़ करना होता है, ही सेव्स मनी टू बाय अ कार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पैसिव वॉइस बनाना है। तो कैसे बनेगा, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। इस तरह से इसको पैसिव वॉइस बना देंगे, ठीक है। पीपल हट जाएगा, पीपल का यूज़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ही नोज मी वेल, तो इसको पैसिव में बनाना है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, आई एम नॉन वेल, आई एम नॉन वेल टू हिम, यहाँ पे बाय का यूज़ नहीं करते, नो के साथ टू का यूज़ होता है, आई एम नॉन वेल टू हिम, ठीक है। ये पैसिव वॉइस होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सर्वेंट गिव यू ऑल द मिल्क, तो इसको हाउ मच का यूज़ करना है, हाउ मच का यूज़ करके आपको इसको इंटरोगेटिव बनाना है, मेक ए क्वेश्चन बनाना है। तो कैसे करोगे देखो, स्टार्टिंग में आप लिखोगे हाउ मच, हाउ मच, इसके जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि मिल्क है, हाउ मच मिल्क, हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे डिड, पास्ट की बात है, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, ठीक है। तो पहले हमने हाउ मच का यूज़ करा, इसके बाद हमने मिल्क लिखा, हेल्पिंग और डिड का यूज़ करा, देन सब्जेक्ट द सर्वेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, ये इसका मतलब होगा आई हैड, रीअरेंज कर, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम होगा, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जाम, परीक्षा के दौरान मेरे पास पर्याप्त समय था। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 20, हु आर दे, आई डोंट नो, तो इसको जब आप नाउन क्लॉज का यूज़ करेंगे तो कैसे बनेगा, तो स्टार्टिंग में आप लिखिए आई डोंट नो, आई डोंट नो हु दे आर, फुल स्टॉप लगा दीजिए, आई डोंट नो हु दे आर, ये नाउन क्लॉज का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला और देख लीजिए, एक और मैंने लिखा था 21 का, एक नरेशन भी आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर भी एक नरेशन आया था, तो नरेशन भी आप पढ़ लीजिएगा। रमा सेड आई एम इंटेलिजेंट, तो क्या करोगे भाई, रमा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट, दैट रमा सेड दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज़ कर लेना शी, इसकी जगह पे हो जाएगा वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है, INTELLI, शी वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रमा नाम लिया गया है, चूँकि एक फीमेल नाम लिया गया है, इसलिए यहाँ पे हमने शी का यूज़ करा। अगर मेल नेम लिया जाता है तो वहाँ पे फिर हम ही का यूज़ करते हैं। रमा सेड दैट शी वॉज इंटेलिजेंट, ओके। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको
इंग्लिश के डूएस डायरेक्टेड की प्रैक्टिस करना है, जो कि 21 में डूएस डायरेक्टेड जो आपके लिए लेकर आया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, या तो इनमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, या फिर इनमें से नहीं आते हैं तो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट चेंज होगा, वर्ब चेंज होगी या ऑब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन लेवल यही होने वाला है ग्रामर का। क्योंकि जो ग्रामर मैंने आपके लिए निकाली है, इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। एक नेगेटिव आएगा, एक पैसिव वॉइस जरूर आएगा, एक क्लॉज का क्वेश्चन आपके लिए आता है, एक पैसिव वॉइस मतलब पैसिव का मैंने आपको बता दिया, एक पैसिव जरूर आता है, एक नेगेटिव क्लॉज का आपका क्वेश्चन आता है, रीअरेंज करने के लिए आता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके कंजक्शन का आता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं डूएस डायरेक्टेड के। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।